वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन यादव फिजिक्स। तो काफ़ी दिनों से आपका लेक्चर नहीं आ रहा था क्योंकि छठ पूजा का टाइम था और मैं गांव गया हुआ था, इसलिए आपका लेक्चर नहीं आ पा रहा था। ठीक है, तो चलिए फिर से क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले की तरह। और पिछले क्लास में वेक्टर स्टार्ट किए थे, वेक्टर का अभी तक 2 लेक्चर अभी किए हैं। ठीक है, तो वहीं से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। ठीक है, तो वेक्टर वो क्या होता है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। वेक्टर क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो दोनों, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो दोनों। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, वेक्टर बोल देंगे। और साथ में क्या करें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें, ये आपको बताया था। ठीक है, वेक्टर क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और साथ में क्या करें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ वेक्टर का प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, वेक्टर का कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपका जो वेक्टर होता है, वेक्टर बस क्या होता है, डायरेक्शन होता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते कोई वेक्टर क्वांटिटी 5 i कैप, 5 i कैप, यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और कोई नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं, यहाँ पर जैसे 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसके साथ कोई डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो 5 i कैप मतलब यहाँ पर डायरेक्शन एसोसिएटेड है। ठीक है, अगर हमको नॉर्मल 5 + 2 ऐड करना होता, 5 + 2 ऐड करना होता तो क्या होता, 7 हो जाता। लेकिन यहाँ पे अगर 5 i कैप + 2 ऐड कर रहा है, ठीक है, एक में आप देख रहे हैं डायरेक्शन एसोसिएटेड है और एक को डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है क्या, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी क्या पता चलता है, क्या वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, वेक्टर कैन नॉट ऐड विथ स्केलर क्वांटिटी, कैन नॉट ऐड विथ स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी के साथ हम ऐड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 4 i कैप + 3। ठीक है, इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको ऐड करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर। अब आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे। जैसे अरे जिस टाइप से हम ऐड नहीं कर सकते हैं उस टाइप से हम सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्या हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हम 4 i कैप - 2 कर सकते हैं क्या, जिस टाइप से ऐड नहीं कर सकते उस टाइप से सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे 5 i कैप है इंटू 2, 5 i कैप इंटू 2, 5 को ना 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 i कैप। एक वेक्टर क्वांटिटी को ना स्केलर क्वांटिटी के साथ हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई और डिवाइड विथ स्केलर क्वांटिटी। आप वेक्टर क्वांटिटी को ना मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी के साथ। जैसे मान लीजिए 5 i कैप इंटू 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 i कैप। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका वेक्टर क्वांटिटी था 5 i कैप, 5 i कैप था ना, 5 i कैप, मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डायरेक्शन क्या है i। इसका मतलब मैग्नीट्यूड 5 है और डायरेक्शन क्या है i। जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे देख रहे हैं इसके किस में चेंज हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है और डायरेक्शन क्या आपका सेम है। आपका जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन क्या है सेम है। उसी टाइप से मान लीजिए 10 i कैप अपॉन 2 होता तो ये क्या हो जाता है 5 i कैप होता है या नहीं होता। तो इसमें क्या हो रहा है, कोई डायरेक्शन में चेंजिंग देखने को मिल रहा है क्या, डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंजिंग देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, वेक्टर को स्केलर के साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं, वेक्टर को स्केलर के साथ हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। वेक्टर को स्केलर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। जब भी हम वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, आपका मैग्नीट्यूड चेंज होगा लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, वेक्टर को हम पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। वेक्टर कैन बी शिफ्ट पैरेलली। ठीक है, ये हालांकि हम बता चुके हैं, वेक्टर को क्या कर सकते हैं, पैरेलली हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब पैरेलली का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर है। ठीक है, अब इसको उठा के हम चाहे ना तो पैरेलली उठा के हम उसको कहीं भी रख सकते हैं, इसको हम कहीं भी रख सकते हैं, इसको उठा के हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर,
उसके बाद क्या आता है, अगर हम वेक्टर को रोटेट करना चाहें, ठीक है, वेक्टर को रोटेट करना चाहें, अगर मान लीजिए ये वेक्टर है, ठीक है, ये मान लीजिए इसका हेड वाला है और ये क्या है आपका, ये टेल है, ठीक है। और हम वेक्टर को ऐसे रोटेट करते हैं तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है। और वेक्टर को ऐसे हम रोटेट कर रहे हैं तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मतलब वेक्टर को रोटेट करना तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। और वेक्टर को हम ऐसे 90 पे रोटेट करते हैं फिर भी डायरेक्शन चेंज हुआ, वेक्टर को रोटेट करते करते हम 180 रोटेट कर दिए फिर भी डायरेक्शन चेंज हुआ। लेकिन मान लीजिए पहले वेक्टर यहाँ पे था, ठीक है, इसको हम पूरा रोटेट करते करते पहले जहाँ पे था वहाँ पे ला दिए, ठीक है। तो जब पहले जहाँ था वहाँ पे आ रहा है तो कितना एंगल कवर कर रहा है, क्या 360 डिग्री एंगल घूम रहा है क्या। अगर किसी भी वेक्टर को पहले ऐसे था, ठीक है, इसको हम ऐसे घुमाते 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 फिर इसको हम जहाँ था वहीं पे ला देते हैं तो कितना एंगल घूम रहा है, 360 डिग्री, ठीक है। तो वेक्टर को अगर रोटेट करवाना है, वेक्टर को अगर रोटेट करवाना है तो कितना एंगल रोटेट करवा सकते हैं, 360 डिग्री एंगल रोटेट करवा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज दूसरे एंगल पर अगर हम रोटेट करवाते हैं तो वेक्टर को रोटेट करवाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है, इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर। उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर, एंगल बिटवीन वेक्टर, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक ही ये वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। इस दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, ठीक है। अब मान लीजिए एक वेक्टर, यहाँ पे ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है। तो आपसे पूछा जाए, ठीक है, दोनों में से कौन सा एंगल हम सही मानेंगे, दोनों के में से कौन सा एंगल सही मानेंगे, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो वेक्टर के बीच में आपको एंगल पूछा जाए, ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है एंगल हमेशा हम कैसे लेंगे, या तो हेड टू हेड लेंगे, या तो हेड टू हेड, जहाँ पे हेड टू हेड ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे एंगल बन रहा है तो वो वाला एंगल लेंगे, ठीक है। नहीं तो एंगल हम कौन सा लेंगे, टेल टू टेल, टेल टू टेल। मतलब आप यहाँ पे देखिएगा तो क्या दो टेल ज्वाइन हो रहा है, क्या दो टेल आपस में ज्वाइन हो रहा है और यहाँ पे एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये एंगल हम कर, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी पॉसिबल है, ठीक है, दो हेड अगर ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, दो हेड ज्वाइन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल हम ले सकते हैं, क्लियर है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक डाउट और आता है, जैसे मान लीजिए आपका हेड टू हेड या टेल टू टेल आपका ज्वाइन होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल का फंक्शन हो रहा है, तो एक एंगल का फंक्शन तो ये हो रहा है और दूसरे एंगल का फंक्शन ये भी तो हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक एंगल का फंक्शन ये हो रहा है और दूसरे एंगल का फंक्शन ये भी तो हो रहा है, ठीक है। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, ठीक है, तो हमें हमेशा क्या लेना है, ऑलवेज टेक स्मॉल एंगल, ऑलवेज टेक स्मॉल एंगल, ठीक है। हमेशा कौन सा एंगल लेंगे, छोटा वाला एंगल लेंगे। मतलब जहाँ भी हेड टू हेड ज्वाइन करे, जहाँ भी हेड टू हेड ज्वाइन करे या जहाँ भी टेल टू टेल ज्वाइन करे, ठीक है, तो वहाँ पे एक छोटा एंगल बनेगा और एक बड़ा एंगल बनेगा, ठीक है। तो हम कौन सा एंगल लेंगे, जो एंगल आपका छोटा होगा, ठीक है। तो एंगल के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे कोई भी दो वेक्टर है, कोई भी दो वेक्टर है, तो या तो हेड टू हेड ज्वाइन हो या टेल टू टेल ज्वाइन हो, ठीक है। और वहाँ पे जो एंगल का फंक्शन हो रहा है तो छोटा वाला एंगल लेंगे, बड़ा वाला एंगल नहीं लेंगे, ठीक है। ये मतलब वेक्टर का बेसिक बात था, ठीक है, जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतना सा आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वेक्टर तो बहुत इजी टॉपिक है भाई, और इजी है, लेकिन आप वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, तो फिर वेक्टर और बेसिक मैथ ही आगे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़ना है और समझते रहना है। तो भाई पीछे का कुछ याद वाद है या पूरा भूल गए? चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे सिंपल से ये समझिएगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पर हम एक साइड फोर्स लगाते हैं 5 न्यूटन और एक साइड फोर्स लगाते हैं इधर ऊपर 10 न्यूटन, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो इधर आपका आई कैप है, इधर क्या है आपका आई कैप, और इधर क्या है जे कैप, ठीक है। आई कैप में फोर्स लगा रहे 5 न्यूटन और जे कैप में फोर्स लगा रहे 10 न्यूटन, ठीक है। तो क्या ऑब्जेक्ट पूरा पूरा क्या आई कैप डायरेक्शन चल जाएगा, क्या पूरा पूरा राइट डायरेक्शन चल जाएगा, क्या ऑब्जेक्ट पूरा पूरा राइट पे चला जाएगा क्या, नहीं। क्या ऑब्जेक्ट पूरा के पूरा ऊपर चला जाएगा क्या, नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके बीच में जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके बीच में जाएगा,
ठीक है, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके बीच में जाएगा। ठीक है, ना ऑब्जेक्ट आपका पूरा राइट जाएगा, ना ऑब्जेक्ट पूरा ऊपर की तरफ जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बीच में जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, ये जो आपका फोर्स है ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जो आपका फोर्स है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी हम जब भी दो वेक्टर कहीं पे लगता है, जब भी दो वेक्टर कहीं पे एक्ट होता है, ठीक है, तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो दोनों वेक्टर के बीच में आता है। ये जो आपका आ रहा है ये क्या है? रिजल्टेंट है। भाई ये जो यहाँ पे तीसरा जो रिजल्टेंट आ रहा है, तीसरा हम क्या खुद से फोर्स तो नहीं लगा रहे हैं, ये दोनों के वजह से ही आपका ये बीच में क्रिएट हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं? रिजल्टेंट बोलते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो रिजल्टेंट होता है, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होता है, दोनों वेक्टर के हमेशा बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ट्रायंगल ऑफ एडिशन नाम से पता चल रहा है ट्रायंगल, ठीक है, मतलब ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ठीक है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसको ध्यान समझिएगा। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर का ये क्या है? टेल, और ये आपका क्या है? हेड। ठीक है, एक वेक्टर है जिसका ये टेल है और ये क्या आपका हेड है। ठीक है, अब हम दूसरा वेक्टर लेंगे बी वेक्टर। ठीक है, दूसरा वेक्टर लेंगे बी वेक्टर। ठीक है, अब ये आपका क्या है? बी वेक्टर है। ठीक है, तो आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करिएगा, जो वी वेक्टर है, तो बी वेक्टर का जो टेल है ना, जो बी वेक्टर का टेल है वो ए वेक्टर के हेड पे है। ठीक है, तो पहले वेक्टर का जो हेड है, पहले वेक्टर का जो हेड है, ठीक है, दूसरे वेक्टर के टेल के पास है। ठीक है, ये ऐसा ही बोल सकते हैं, जो दूसरे का टेल है, जो दूसरे वेक्टर का जो टेल है उसके पहले वेक्टर के हेड पे रखेंगे। ठीक है, और ये डायरेक्शन ऐसे कंटिन्यूअस वे में चलेगा। अगर ये ऐसे जा रहा है टेल टू हेड, फिर ये टेल टू हेड है। ठीक है, अगर दो वेक्टर है तो इसको हम ऐसे फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो तीसरा साइड आएगा, ठीक है, जो तीसरा साइड आएगा, ठीक है, तो जो तीसरा साइड आएगा ये क्या करेगा? ये जो तीसरा साइड है ना, ये दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये जो तीसरा साइड आएगा ये दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं डायरेक्शन क्या है? कंटिन्यूअस ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। ठीक है, बस यही आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। ठीक है, अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, इफ we add two vector, if we add two vector, then put tail of vector v on head of vector a in continuous way, then third side of triangle represent resultant vector, ठीक है, then third side of vector represent vector in opposite direction। ठीक है, इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखे एक बार ध्यान समझिएगा। इफ बी एड टू वेक्टर, अगर दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, अच्छा जो प्रॉपर्टी बताया ना उसमें आपको बताया स्केलर और वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5i कैप प्लस 2i कैप है, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं 7i कैप। अरे दोनों वेक्टर ही है ना, दोनों वेक्टर है तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए दो वेक्टर को ऐड करना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक वेक्टर को हम यहाँ पे रखें, हम क्या किए, इफ वी ऐड टू वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करना है, देन पुट टेल ऑफ वेक्टर वी, ये जो वेक्टर वी का जो टेल है वो हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर ए के हेड पे रख रहे हैं। ठीक है, इन कंटिन्यूअस वे, मतलब अगर इसका डायरेक्शन ऐसे जा रहा है तो इसको भी ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, देन थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल का तीसरा साइड आप देख रहे हैं ना, ये जो ट्रायंगल का तीसरा साइड है, ठीक है, ये क्या करेगा, दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका स्टेटमेंट है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का। ठीक है, अब मान लीजिए जो वेक्टर ए था और जो वेक्टर बी था, ठीक है, उसके बीच का एंगल क्या था? थीटा। उसके बीच का एंगल मान लेते हैं थीटा। ठीक है, और जो एंगल
जो एंगल रिजल्टेंट वेक्टर के साथ बना रहा है वो एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, जो एंगल बना रहा है आपका, जो आपका एंगल बना रहा है रिजल्टेंट के साथ, वो एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इससे अरे इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आया होगा, इस दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आया होगा। ठीक है, और क्या ये जो आपका वेक्टर भी है, इसको हम पहले हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं ना, कर सकते नहीं कर सकते, बस उसी को तो ऐसे किया। क्लियर, उसी को तो ऐसे करके दिखाया। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए पहले क्या था आपका, मान लेते हैं ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था। ठीक है, ये थीटा क्या है, दोनों के बीच का एंगल है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, अब दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, और ये जो रिजल्टेंट है, ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, वो एंगल ए के साथ, ये सॉरी वो वेक्टर ए के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए जो अल्फा है वो क्या है, किसके बीच का एंगल है, रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल है। ठीक है, अब इसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आपका ये डायग्राम बनता हुआ दिख रहा है, आपका ए वेक्टर है, इधर आपका रिजल्टेंट है, और इधर आपका क्या है, इधर आपका बी वेक्टर है। इसको थोड़ा और आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। ये आपका क्या है, रिजल्टेंट है, और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एंगल क्या है, अल्फा, ये एंगल क्या है, अल्फा है। और अगर आप देखिएगा यहाँ पे ए और बी के बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ऐसे कंटिन्यू ऐसे करते हैं, ठीक है, तो ये एंगल क्या था, अरे जैसे ए वेक्टर यहाँ पे, है, तो ए वेक्टर को हम पैरेलली आगे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर है तो पैरेलली इसको आगे भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या था, थीटा था या नहीं था, थीटा था। ठीक है, और यहाँ पे ये एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इस दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा होगा क्या, अगर ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा, अब ये बी है, अब ये क्या है, बी वेक्टर है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, तो इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्या बी कॉस थीटा होगा, नहीं होगा, इसका इधर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट इधर साइड क्या हो जाएगा, और इसका कंपोनेंट इधर साइड क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा होगा, नहीं होगा। अरे कोई भी वेक्टर है तो उसका दो कंपोनेंट होता है। ठीक है, जिधर एंगल मतलब जिधर साइड से एंगल बना रहा है उधर क्या होता है, कॉस थीटा कंपोनेंट होता है, और जिधर साइड से एंगल नहीं बना रहा वो कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा होता है। पिछले क्लास में आपको बताया था। ठीक है, अब ये जो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, क्या इसको हम पैरेलली आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको, ये जो कंपोनेंट है इसको हम पैरेलली आगे शिफ्ट कर सकते हैं, इसको हम पैरेलली आगे शिफ्ट करते हैं ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है, तो ये आपका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा, बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और ये बी से क्या हो जाएगा, बी वेक्टर गैप होगा या नहीं होगा, होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। आप जो डायग्राम देखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा होगा, आपका ये बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, यहाँ से आता क्या आपका बी कॉस थीटा था। ठीक है, और यहाँ से आता आपका क्या था, आपका ए वेक्टर था, है नहीं है, और ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। भाई यही है ना, बस कुछ नहीं किया, हम कुछ नहीं किए। ये जो आपका वी वेक्टर था ना, ये जो आपका बी वेक्टर है उसका क्या कर दिया, कंपोनेंट कर दिया। तो एक कंपोनेंट इधर नीचे आ जाएगा बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो ये अगर वेक्टर है तो इसको पहले ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, बी कॉस साइन थीटा को पहले शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। ये आप देखेंगे तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है, मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। और ये एंगल आपका क्या है, ये एंगल आपका अल्फा था, ये एंगल अल्फा था या नहीं था। ठीक है, और अच्छा यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूज आपका क्या है, अरे 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो रिजल्टेंट आपका क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। और परपेंडिकुलर अगर मान लीजिए ये एंगल है तो परपेंडिकुलर बी साइन थीटा हो गया, और बेस आपका क्या हो जाएगा, जैसे पहले हम हाइपोटेन्यूज लिखते हैं,
या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, रिजल्टेंट, तो आर स्क्वायर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाला होता है, तो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बात करें बेस का, तो बेस ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ तक बी cos थीटा है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये है, तो आपका जो बेस होगा ओवरऑल क्या होगा, दोनों को ऐड करने पे बेस आएगा। ठीक है, तो बेस क्या हो जाएगा, ए प्लस बी cos थीटा लिख सकते हैं क्या, अरे बेस को ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी cos थीटा, और इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। क्लियर। अब बी साइन थीटा का जब होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। आएगा नहीं आएगा, आएगा। अब ए स्क्वायर को ना हम आगे करते हैं, ए स्क्वायर को हम आगे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप देखिएगा तो क्या यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं और यहाँ से भी बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। अरे इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। और बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा अंदर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। बचेगा नहीं बचेगा, बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको बताए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बेसिक में तो आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 होगा या नहीं होगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ रहा है, ये आर स्क्वायर का फॉर्मूला आ रहा है। अगर यहाँ से हम रिजल्टेंट को लिखना चाहें, यहाँ से हम रिजल्टेंट को लिखना चाहें तो ये जो इधर स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है, जब भी दो वेक्टर कहीं पे है, ठीक है, दो वेक्टर को जोड़ने पर जो रिजल्टेंट आ रहा है, जो आपका नेट आपका वेक्टर आ रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। जैसे ये एक वेक्टर ये था और एक वेक्टर ये था, ठीक है, दोनों वेक्टर को जोड़ने से जो नेट वेक्टर आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दो वेक्टर है, जैसे दो वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर है ए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी है। ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, ठीक है, तो इसका अगर हम रिजल्टेंट का बात करें, रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा, तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कोई आपसे बोल दे ये अल्फा का वैल्यू बताइए, अल्फा का वैल्यू बताइए, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से tan अल्फा लिखना चाहें, tan अल्फा लिखना चाहें, ठीक है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है, b sin थीटा, और बेस क्या हो जाएगा, a प्लस बी cos थीटा। ठीक है, तो आप tan अल्फा का भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट में आप बस इतना ध्यान रखिएगा, वेक्टर एडिशन या रिजल्टेंट में इतना ध्यान रखिएगा। अब अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग आपका रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है। जैसे मान लीजिए आपका दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। cos 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। होगा नहीं होगा, और cos 90 का वैल्यू 0 आ रहा है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जरूरी थोड़ी नहीं हर बार एंगल थीटा होगा, थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वही हम अलग अलग एंगल रखते हैं और देखते हैं कि आपका आता है नहीं आता। ठीक है, रिजल्टेंट का देखिए, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इसका रूट, जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, जब भी दो वेक्टर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करिएगा, ये हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, दो वेक्टर दिया हुआ है, एक है आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा है, तो इस दोनों के बीच में जो रिजल्टेंट आएगा, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब हम क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये जो थीटा है वो क्या है, 0 डिग्री है। थीटा क्या है, 0 डिग्री है, मतलब ये दोनों के बीच का थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अगर यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
2ab, 2ab, ठीक है। 2ab cos थीटा है। थीटा जब हम जीरो पुट करते हैं, थीटा जब हम जीरो पुट करते हैं तो cos जीरो, और cos जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, cos जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2ab। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो क्या इस पूरे की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर थीटा जीरो है, थीटा जीरो है तो रिजल्टेंट क्या आ रहा है ए प्लस बी, और ये जो रिजल्टेंट आता है ना ये मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है, ये जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है मैक्सिमम रिजल्टेंट आता है। क्लियर। अब मान लीजिए थीटा अगर हम 60 डिग्री रखते हैं, थीटा अगर हम 60 डिग्री रखते हैं, ठीक है, तो अगर थीटा हम 60 डिग्री रखते हैं रिजल्टेंट क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब cos 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos 60 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब 60 का हम इसलिए बता रहे हैं ना, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, इसको भी क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ ab बचता है, 2ab नहीं बचता है। क्लियर। अगर मान लीजिए थीटा आपका 90 डिग्री है, थीटा आपका क्या है 90 डिग्री है, ठीक है, थीटा आपका 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट अगर हम लिखते हैं तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा ना अगर थीटा यहाँ पे 90 डिग्री रखते हैं तो cos 90 क्या हो जाएगा जीरो, cos 90 जीरो मतलब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए थीटा अगर हम 180 डिग्री रखते हैं, थीटा को अगर हम 180 डिग्री रखते हैं, ठीक है, थीटा को अगर हम 180 डिग्री रखते हैं तो यहाँ पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे थीटा का वैल्यू 180 डिग्री रखते हैं तो cos 180 क्या हो जाएगा -1, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा -2ab। अब बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अरे स्क्वायर से रूट कैसे कैंसिल होता है, जैसे ए माइनस बी का पावर क्या है 2, तो रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या बचा ए माइनस बी, तो ये आपका क्या हो गया मिनिमम रिजल्टेंट होता है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई भी अगर दो वेक्टर दिया है तो उसका जो रिजल्टेंट होगा मैक्सिमम क्या हो सकता है ए प्लस बी हो सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है ए माइनस बी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 5 है, ठीक है, बी वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 4 है, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है थीटा 0 है, और आपसे पूछे रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 5 + 4 ए प्लस बी डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है। अगर यहीं पे थीटा आपको दे दिया जाए 180, ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 5 - 4, ये क्या हो जाएगा 1, तो ये मैक्सिमम रिजल्टेंट हो गया और ये आपका मिनिमम रिजल्टेंट हो गया, ठीक है। तो आपको क्या कर सकता है अलग अलग आपका वैल्यू देगा और अलग अलग आपका पूछ सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए इफ वेक्टर ए एंड बी बोथ आर सेम, ठीक है, वेक्टर ए और बी दोनों क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम है, ठीक है, तब आपसे पूछे रिजल्टेंट क्या होगा, तब आपका रिजल्टेंट क्या होगा। देखो जनरली रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जनरली रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए बी सेम है, मतलब ए और बी आपस में क्या सेम है, तो यहाँ पे एक जगह पे आप बी भी रख सकते हैं या ए को एज इट इज ए ही रहने देते हैं, जैसे ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या बी के जगह पे ए रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2a बी की जगह पे ए रखेंगे तो a इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। अगर यहाँ से हम देखें तो क्या कर सकते हैं 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 2a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, और 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होता है। जैसे आपको ये ध्यान रखिएगा 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एक आइडेंटिटी होता है जिसको ध्यान रखिए, जैसे होता है ना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, उसी टाइप से 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो आपका रिजल्टेंट है इसको हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2a स्क्वायर, और 1 प्लस cos थीटा क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो
अब देखो ये ना 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, ये 2 से 2 कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये एंगल है और ये 2 अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2, ये मल्टीप्लाई क्यों करना, 2 और 2 एक बाहर 2 आ जाएगा, ए स्क्वायर का ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। ये रिजल्टेंट कब है, जब ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ठीक है, ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तभी आया। ठीक है, ए और बी अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट आपका इतना आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट या वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, वेक्टर एडिशन इतना आपका सफिशिएंट है। ठीक है, एक और आता है आपका, एक और आता है आपका पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, पॉलीगॉन लॉ फिर क्या होता है, पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरह ही होता है। ठीक है, जैसे मतलब मान लो पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, दो ऐसे अधिक साइड होता है पॉलीगॉन में। जैसे मान लीजिए ये कोई एक पॉलीगॉन है। ठीक है, तो पॉलीगॉन में कितना भी साइड है, 4 साइड है, 5 साइड है, कितना भी साइड दिया हुआ है। ठीक है, तो बाकी सब साइड होगा, बाकी सब साइड जो होगा वो साइड, जैसे मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है। ठीक है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, तो तीनों क्या होगा, वो कंटिन्यूअस ऑर्डर में होगा, तीनों का क्या होगा, कंटिन्यूअस ऑर्डर में होगा। ये जो चौथा साइड होगा ना, ये क्या होगा, मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा और ये रिजल्टेंट का काम करेगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन या जो रिजल्टेंट है इसको यहीं पे एंड करते हैं, इतना आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सफिशिएंट है। ठीक है, ये वाला जो आपका डेरिवेशन है, जो आपको पीछे डेरिवेशन बताए थे ट्रायंगल का, वो क्या करते हैं, ये जो वी वेक्टर था उसको स्प्लिट करके उसका कंपोनेंट लिए थे, तो वो डेरिवेशन को ना आप एक बार खुद से सॉल्व करिएगा डेरिवेशन। ठीक है, वो डेरिवेशन आपको याद रखना चाहिए, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बाकी आप ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ध्यान रखिएगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को ध्यान रखिएगा, और आपको पॉलीगॉन लॉ बस बताएं, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, सिर्फ पॉलीगॉन लॉ होता है क्या है। ठीक है, कुछ नहीं ध्यान रखना है, ये तीनों साइड कंटिन्यूअस ऑर्डर में होगा और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो चलिए आज क्लास में ये एंड करते हैं और आप लोग पढ़ के आइएगा। ठीक है, फिर फर्दर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।